ठीक है, बताइए कहाँ तक करा दिया मैंने? cos x का ग्राफ बनना है और फिर उसके बाद cos x के बाद tan x का भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद sin x प्लस cos x वाले फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकाल के वेक्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिए sin x का तो देख लेता हमने, cos x का देखते हैं। cos x का देखेंगे तो cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आती है फंक्शन की? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1। मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। ये क्लियर है? मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू होगी +1, मिनिमम -1। कहाँ पे आएगी ये? +1 कहाँ पे आएगी? 0, 360, फिर उसके बाद मतलब ये 2 पाई हो गया, 4 पाई, फिर उसके 6 पाई, इस तरीके से चलेगा। मिनिमम कितने पे आ जाएगी? मिनिमम कितने पे आ जाएगी? पाई पे, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से चलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो बेसिकली 0 पे कितना होता है? 0 पे होता है 1, फिर π/2 पे कितना होता है? 0, फिर उसके बाद पाई पे कितना होता है? -1, फिर कितना होता है? 3π/2, फिर कितना होता है? 0, और फिर कितना होता है? 2 पाई पे 1। यहां से क्लियर हो गया? तो बेसिकली और इधर देखेंगे तो ये -π/2, इधर कितना हो गया? -π, और इधर कितना हो गया? -3π/2, और इधर कितना हो जाएगा? -2π। तो -π/2 की अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे कितनी है? 0 पे 1। -π पे कितनी हो जाएगी? -π पे कितनी हो जाएगी? -1। फिर ये -3π/2 पे 0, और फिर उसके बाद -2π पे। ये ग्राफ है इस तरीके से, इस तरीके से यही होता है। ये ग्राफ बनाया आपने भी, यही बनाया था, इधर सभी ने ये बना दिया। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है? -1 to 1, और इधर भी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? -1 to 1। समझ गए? ये हो गए -1, इधर कितनी होगी? क्लियर है? तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी होगी? -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +1। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं इसका पीरियड देखूं, पीरियड मतलब कितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो आप देखो यहाँ पे -2π से 0 तक गई, वही साइकिल फिर से वैसी बनी हुई है। तो बेसिकली इसका पीरियड कितने का होता है? 2π का होता है। तो यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा? 2π। पीरियड क्या होता है किसी भी फंक्शन का? ये मिनिमम वो x की वैल्यूज है जिसके बाद जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यू क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो 2π के बाद रिपीट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई पीरियड कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। अगर मान लेते मैंने लिखा होता है जैसे cos kx, तो इसका पीरियड कितना हो जाता? cos kx का पीरियड कितना होता? तो ये हो जाता है 2π/k। कल मैंने बताया था ये पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ पे। ऐसे अगर मैं देखता हूँ a cos kx, तो इसमें पीरियड चेंज होगा क्या? नहीं, पीरियड नहीं चेंज होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेसिकली +1। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और नेगेटिव साइड में कितना हो जाएगा? -1। समझ गए? अच्छा, ये वाले पॉइंट को बोलते क्या है वैसे? इसको बोलते हैं जनरली ट्रफ, और इस वाले को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ रहता है। तो यहाँ पे ये ट्रफ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बाकी आप फंक्शन बनाना जानते ही हो। अगर मैंने लिखा a cos kx + 5, तो यहाँ पे ये शिफ्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। और अगर मैं माइनस करता तो राइट साइड। ये बात क्लियर है? ये बेसिकली आप फंक्शन बना के देखो, कोई भी फंक्शन है, जैसे f(x) = x है और f(x) = x - 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे f(x - 2) लिख सकता हूँ। मतलब इसी फंक्शन के लिए x की जगह कितना पुट करना है? x - 2। अब यहाँ पे इसका फंक्शन बना के देखेंगे, तो ये फंक्शन हो गया x - 2 हो गया। अब x - 2 आप बना के देखो, y = x
ग्राफ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू x ही ग्राफ बन गया, और y इक्वल टू x माइनस 2 किधर बनेगा, 0 पे कितना हो गया, या अगर मैं देखूं यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी तो 0 होगा, ये बन जाएगा। तो ये फंक्शन किधर जा रहा है, ये y इक्वल टू x माइनस 2 होगा, देख लो आप 0 पे माइनस 2 आ रहा है, 0 पे माइनस 2 और 2 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये राइट साइड शिफ्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं है, दोबारा बताऊं, देखो फंक्शन क्या था, f of x इक्वल टू x, तो फंक्शन y इक्वल टू x वाला बन गया। अब अगर मैंने लिखा f of x इक्वल टू x माइनस 2, तो x माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, फंक्शन किधर शिफ्ट हो गया, फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड आएगा, x माइनस 2 किधर शिफ्ट हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2 करता तो किधर शिफ्ट हो जाता, x प्लस 2 0 कब होगा, जब x इक्वल टू माइनस 2 होगा, तो x प्लस 2 पे ये फंक्शन इधर से शिफ्ट हो जाता, तो ये हो जाता y इक्वल टू x प्लस 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, तो वहां पे पढ़ते हैं कि भाई x माइनस 2 है तो राइट साइड शिफ्ट हो गया, और x प्लस 2 है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। आप बना के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए वेव में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था f ऑफ x माइनस vt जो है वो वेव कहां ट्रैवल कर रही होगी, वेव ट्रैवलिंग इन द प्लस x डायरेक्शन, है ना, और f ऑफ x प्लस vt क्या होता है, हाँ, वेव ट्रैवलिंग इन द माइनस x डायरेक्शन, इन द माइनस x डायरेक्शन। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉ कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, प्लस है, मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस है। दोबारा बताऊं, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x, और मैंने बोला f ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनेगा, तो f ऑफ x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे पुट कर देंगे x माइनस 2, तो ये फंक्शन बन गया x माइनस 2। अब y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू x का ग्राफ ये वाला होगा, y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x माइनस 2 करना है, तो x की वैल्यू 2 पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2,0 एक पॉइंट होगा x माइनस 2 की लाइन पे, तो ये 2,0 एक लाइन होगा, और 0 पे कितना होगा, माइनस 2 होगा, तो ये लाइन बनाएंगे तो इधर आ गया, तो ये वाली जो लाइन है ये कितना शिफ्ट हो गई, प्लस 2 यूनिट शिफ्ट हो गई, अगर मैं x माइनस 2 कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं y इक्वल टू x प्लस 2 करता, तो x प्लस 2 0 कब होता, माइनस 2 पे, तो माइनस 2 पे ये कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और 0 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 0 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब फंक्शन कितने से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, 2 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो जब मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस, और जब मैं फंक्शन को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस। समझ में आ गई बात? यही चीज वेव पे भी यूज करते हैं। अगर मैंने लिखा f ऑफ x माइनस vt, तो मतलब माइनस में लिखा है, तो मतलब फंक्शन किधर जाएगा, मतलब वेव किधर जा रही है, x माइनस vt के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो राइट साइड जा रही है, और x प्लस vt के हिसाब से नेगेटिव। आगे ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरे पास a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट है, या a cos x प्लस b sin x का फॉर्मेट है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, पढ़ा दूं ये पूरा?
देखिए अगर मैंने बोला एक फंक्शन है a sin x प्लस b cos x, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है ये sin x से भी बना है cos x से भी बना है। जिस समय sin x मैक्सिमम पे पहुंचेगा उस समय cos x मिनिमम पे पहुंच जाता है, और जिस समय cos x मैक्सिमम पे पहुंचता है उस समय sin x क्या हो जाता है मिनिमम। ये बात क्लियर होगी? तो sin x और cos x एक साथ मैक्सिमम या एक साथ मिनिमम नहीं हो सकते। तो या तो इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को एक sin x का फंक्शन मान सकते हैं, ये क्लास बनाने दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉपी का कौन माता मारे भाई, भैंसों साड़ों से हैं? और पढ़ने के लिए आए, ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रही। देखो भाई तो फंक्शन क्या है, a sin x प्लस b cos x। अब इसमें sin x मैक्सिमम पे जाएगा तो cos x मिनिमम पे आ जाएगा, जहां cos x मैक्सिमम पे आएगा वहां sin x मिनिमम पे आ जाएगा। दोनों एक साथ मैक्सिमम, ये दोनों एक साथ मिनिमम नहीं हो सकते। तो बेसिकली एक इसके हिसाब से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, या तो sin x का बना लो या एक cos x का बना दो। जो sin x का होगा वो sin x के लिए हो जाएगा, और cos x वाला cos x के लिए हो जाएगा। अब cos x का अगर एक फंक्शन बनता है तो उसका तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पता चल जाएगा। cos x का मैक्सिमम +1 है, मिनिमम कितना है -1। ऐसे अगर मान लेते हैं sin x का बनता है तो sin x का भी एक मैक्सिमम हो जाएगा और एक मिनिमम हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये sin x और cos x के टर्म में कन्वर्ट कैसे हो, तो कन्वर्ट करने का एक तरीका है। देखो यहाँ पे a sin x प्लस b cos x दिया है, मैं काम करता हूँ इसमें रूट ऑफ a स्क्वायर, दोनों का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके रूट लेके उससे जोड़ देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक ट्रायंगल बना पाऊंगा। इधर देखिए, जैसे अगर मैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये हो गया sin x, प्लस कितना लिखेंगे, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे आपको पता है ये a है और ये क्या है b है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं इसको मान लेते हैं थीटा या फाई मान लेता हूँ, तो साइन फाई कितना हो जाएगा, a अपॉन दिस, कॉस फाई b अपॉन दिस। तो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन फाई, और ये हो गया साइन x, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ cos फाई। ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin a sin b प्लस cos a cos b। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, cos x माइनस y कर देता हूँ, देख सकते हो। अगर मैं ये फंक्शन बना लिया, फायदा क्या है, ये एक ही फंक्शन हो गया किसका, cos का। तो अब मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन है अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिखी जा सकती है। अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, fx का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मेरे को, तो क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। कितनी होगी, +1। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उल्टी साइड में नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आएगा? अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप सजेस्टेड प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं फंक्शन दिया है आपको,
फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा डीपीपी में। क्वेश्चन है कि 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं f ऑफ थीटा तो दिया ही हुआ है आपको 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। अच्छा शीट नहीं बनी, मैं दिलवा देता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यही तो होगा, है ना? और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 प्लस 526, तो ये 625 होगा, ये 25 हो जाएगा। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में कितनी हो जाएगी? -25। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -25। तो अगर मैं कहूं कि ये जो फंक्शन है वो कहां से कहां लाइन कर रहा है, तो ये -25 से +25 तक लाइन कर रहा है। समझ गए ना? तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -25। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? +25। समझ में आ गई बात? ये नोट कर लीजिए, मैं तब तक शीट ले आता हूँ। अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा, थर्ड वाला करो पहले। 12 sin थीटा -5 cos थीटा, तो 12 और 5 का कितना हो जाएगा? 13। तो 12 और 5 का कितना बनता है? 13 का बनता है 12 sin थीटा -5 cos थीटा। सेकंड वाला देखिए, ये नोट हो गया? ये पूरा हो गया? ये हटा दो। अब जैसे मान लेते हैं कि फंक्शन दिया थोड़ा सा अच्छा है, सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई किया ना, आ गया आंसर? उसका साइन या कॉस का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वैसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। सेकंड है जैसे 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा -5/6, यही है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ कैसे बनेगा? तो ये जो फंक्शन है थीटा का 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा -5/6, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? इसको खोलना पड़ेगा। 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा cos 5/6 माइनस sin 5/6 इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये हो गया 3 cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा? 5/6, तो 5√3/2 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 5/2, ये आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 3 - 5/2, 1/2 cos थीटा
आवाज नहीं बेटा, ये हो जाएगा। अब ये बन गया। अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा? अब मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 76/4। यस सर। और मिनिमम कितना आ रहा है? वो भी इतना आएगा -76 हो जाएगा। यस सर। सर 90 तो लिख रहा हाँ 19, हाँ 19 4, हाँ ठीक है। तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 19 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ जाएगा -√90 और ये आ जाएगा +√90। हो गया। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा मेरे को ये एक क्वेश्चन करके दिखाइए। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम बताइए। ये केवल इसी फॉर्मेट में लग सकता है, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा वाले। और कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए, वरना वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम। हाँ वो भी साइड में निकालना है। और दिमाग लगाओ, मैंने इसीलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन छाट के रखा आप लोगों को। कैसे? डिफरेंशिएशन करके जीरो के उससे उससे निकले तो फिर कौन सा लगेगा? लगाओ दिखाओ कैसे? मैंने तो डिफरेंशिएशन से किया। मुझे पता नहीं है ये सही आएगा नहीं आएगा तुम्हारा। हैं? तो वहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम है ना? तो वहाँ तो है, वहाँ तो मैंने पढ़ा है, बताया मतलब बताया भी है, लेकिन उससे नहीं निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो और पता है क्यूब वाले फॉर्मूले से करो। क्यू वाला लग जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ तो बनाओ ना, साइन की पावर 6 थीटा है हाँ तो तो साइन स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसमें a नहीं स्क्वायर नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा? a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस ab और उसको खोल दो। दो बनेंगे प्रोडक्ट। हाँ तो एक जगह तो पूरा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू हो गई। उसकी वैल्यू हो जाएगी और एक साइड आपका रहेगा। तो वो sin की बात 4 में जा रहा है, फिर या फिर आप एक काम कर लो ना, cos थीटा और sin की पावर स्क्वायर थीटा क्यूब की क्यूब होगी, sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस हाँ +2 और -2 वाले से करो। +2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वो तो कर सकते हैं, उससे दिमाग लगाओ। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं होल स्क्वायर बनाने की, हाँ हाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाने की। ओके सर।
एफ ऑफ थीटा दिया है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा या क्यूब। उससे भी उतनी आ रही है 1/4 हो सकता है वही आ रही हो। प्लस कितना कर सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं, प्लस 3ab 3 इंटू कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। हाँ तो वो तो खैर ठीक है, लेकिन कंप्लीट वाला बना रहा हूँ ना। तो बाद में बनेगा वो, तो वो सिर्फ बोल रहा हूँ ना। देखो ऐसे कर लो, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी है ना, और फिर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। चलो इसको बंद कर दिया। ये कितना हो गया, साइन की पावर 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, रुको उसे 4 ही रहने दो सर। एक मिनट को तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा ये कर दिया मैंने। इसमें +2 -2 कर दो। हाँ तो अगर मैं +2 -2 करूंगा तो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और +2 साइन स्क्वायर थीटा cos कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो टर्म है ये उठा के ये पूरा इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। ये हो गई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, तभी तो ये मैक्सिमम होगा, वरना तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर ये कितनी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये 0 होता है तो ये हो जाएगी 1, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, माइनस करेंगे तो भी ये बढ़ेगा ही, समझ गए, ये हो गया। और एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये अपना मैक्सिमम पे पहुंच जाए, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1/4 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, देखो वैसे सर एक बार डिफरेंशिएशन से निकालना, डिफरेंशिएशन से अगर को एक और करो सर प्लीज। तो फिर वो चेक करना पड़ेगा ना थीटा पे, तो उसमें हमने मैक्सिमम आ रही क्यों थीटा और आगे पीछे नहीं जा रही, तो 1 और -1 आ रही है, तो π/4 ठीक है। एक बार आप कर लो, मेरा तो गलत हो सकता है, आप कर लो। ये एक्चुअली में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना, दिक्कत ये है। तभी तो कह रहा हूँ मिनिमम आप कैसे आएगी, मैक्सिमम नहीं करेंगी, नहीं मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि नेगेटिव में आप इसकी 6 पावर है, हाँ, तो पॉजिटिव ही आएगा ओवरऑल, तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी। अरे नहीं साइंस पर मिनिमम हो सकती है, मिनिमम क्यों नहीं हो सकती है, पॉजिटिव में मिनिमम, पॉजिटिव में मिनिमम हो सकती है ना। पॉजिटिव में मिनिमम मैंने कर दी 1/4 और पॉजिटिव में मैक्सिमम कर दी 1, पॉजिटिव में तो हो ही सकती है ना, यस नेगेटिव में कैसे जाएगी, नेगेटिव में तो कैसे भी नहीं जाएगी इसकी -1, समझ गए। यहाँ पे जो आपने -1 कह रहे थे वो -1 नहीं पुट कर सकता, मैं करूंगा तो फिर वो 3/4 आ जाएगा, समझे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1/4, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, और कुछ नहीं कर सकते आप इसके साथ। तो ये सॉल्यूशन रहेगा इसका।
इसलिए कई बार मैक्सिमम मिनिमम भी गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है उसमें, फिर उसके बाद ही आपको पता चलता है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। समझ गए? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये आपका पूरा मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक और चीज मैं बताता हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? वही चल रहा है, बढ़िया। देखिए नोट हो गया ना ये? अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स की पावर n कैसे निकालते हैं? क्या लिखते हैं? थोड़ी सी चीजें मैं फटाफट डिस्कस करता हूं, है ना? जैसे अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करूं, ठीक है, आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ऐसे चलता रहेगा? यस सर। चलता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट होते हैं कब? व्हेन mod x इज लेस देन 1। मतलब x की वैल्यू अगर 1 से काफी छोटी है तो उस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाती है? 1 प्लस nx हो जाती है। आगे के टर्म्स नहीं रहते। क्यों? जैसे मान लेते 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, 1/4 का स्क्वायर किया 1/16, 1/16 का स्क्वायर 1/256। तो जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर बाद के टर्म्स देखें तो हायर ऑर्डर में अगर x जो है वो 1 से काफी छोटा है तो हायर ऑर्डर में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के करीब पहुंच जाएगी। तो इसलिए हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी लिख देते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर n की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 1 प्लस nx। कितनी हो जाती है? 1 प्लस nx। ये हो जाती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसे आपने देखा होगा हम करते थे, याद हो, जैसे मैं एक अप्रॉक्सीमेशन आपको देता हूं, आपने पढ़ा होगा g डैश बाई g इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यही होता है, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो g डैश अपॉन g जो है वो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है, h जो होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू आर ई, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो g डैश कितना लिख देते हैं? g डैश हो जाएगा g और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं। फिर ये टर्म ऊपर जाता है, ये ऊपर टर्म जाता है तो g इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई का होल माइनस 2 कर देते हैं। अब अगर h बाई आर ई लेस देन 1 हो, क्या हो? लेस देन 1 हो, काफी छोटा हो 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। और ये हम कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है g की जब हम ऊपर जा रहे हैं। g क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये अप्रोक्सीमेशन लिया हमने, समझ में आई बात? तो ऐसे कई जगह अप्रोक्सीमेशन लेते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए। एग्जैक्ट निकालना है तो आपको मेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। अब जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, कई बार कैलकुलेशंस में काम आता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि 13 की पावर मुझे बताइए 1/3 कितना होगा? कोई निकाल सकता है? लगभग कितना होगा 13 की पावर 1/3? 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। निकालो, एक बार ट्राई करो, लेकिन इसकी मदद से हो जाएगा। कैसे होगा? अभी पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे होगा।
आज जेई का रिजल्ट आ गया, यस सर। कल आया मतलब, और आपने किसी ने दिया था पहले तो क्या रहा? हो गए सर, एडवांस दे दिया। अच्छा, आपने दिया था, कितना परसेंटाइल रहा है? 88.57 88.7 27। कोई कैटेगरी लग रही जनरल ईडब्ल्यूएस है? जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस, तो उसकी कट ऑफ क्या कितनी गई है? उसकी कट ऑफ 81 से 93, 81 से स्टार्ट। अच्छा, 93 के बाद जनरल, प्योर जनरल भागवत। 93 का हाँ, लेकिन ये बढ़ गई है कट ऑफ, पिछले साल से बढ़ गई, पहले 90 पे थी, अब इस बार 93 आ गई है, बढ़ गई है कट ऑफ है। मार्क्स आपने कितने हासिल किए थे? मतलब फिजिक्स में क्या है, मैथ में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है? देखना सर, देखिए। और किसी ने? आपने बताइए। 85.4% है। तो 85.4 फिर अभी एलिजिबल हो आप एडवांस के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस। अच्छा, और हाँ 86% है, तो आप भी ओबीसी एलिजिबल। तो उसका क्या रेंज आया है? उसका ओबीसी का 79 से 79 से अच्छा 79 से। अच्छा, आपका आपने भी लिया? हाँ बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। 77.8। अच्छा ठीक है, तो अभी आप एलिजिबल नहीं हो। आपने दिया बेटा? आप 12th में आए हो या 12th दे आए हो, तभी इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझने में। कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना, ये तो एक साल आगे वाले हैं, है ना? ठीक है, इधर आपने भी 12th दिया है या 12th देंगे? अब 12th दे दिया है, अभी जी नहीं दिया है। चलो ठीक है। अच्छा, आपने कौन से बोर्ड? राजस्थान बोर्ड। अभी रिजल्ट ही आया बोर्ड का, पेपर कैसे गए? फिजिक्स का नहीं अच्छा गया। हाँ, कितना आया फिजिक्स में? 83 का सर। 83 है। केमिस्ट्री में? 89 और मैथ में? 86। अच्छा, पहले ज़्यादा था, अब कम है। मैं तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है, मेरे को साल भर नहीं हुआ यहाँ पे। तो जहाँ मैं पहले पढ़ाता था वहाँ पे 2 रिजल्ट अच्छे आए, मतलब मेरे एक तो अंश करके उसका 100% आया है फिजिक्स में, और ओवरऑल जो आया 99.96 का है, और दूसरा जो है उसका आया 98.5% है। पहले उसका 97 आया था फर्स्ट जेईई मेन सेशन में, अब केवल 98.5 आया है, और उसका फिजिक्स में 98.6 करीब आया है। मेरे पास रिजल्ट है, दोनों देखना है, किसी को देख सकते है ना। तो कंटेंट आपको पूरा दिल्ली की पूरी क्लास का सिलेक्शन तो यार मेरे हाथ में भी नहीं है, किसी हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए, और आप लोगों का अच्छा एप्टीट्यूड दिख रहा है मुझे। तो मुझे लगता है अगर आप साल भर लगातार आते रहो, लगातार पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, तो मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर तक अपन रैंक ले आएंगे। यहाँ पे भी 111 रैंक आई है समर गोयल की, है ना? वो शायद जेईई एडवांस के बाद आपसे मिलेगा, आप भी दे के आओ अच्छा जेईई एडवांस, मैं तो यही कुछ। ठीक है, समझ गए? चलिए, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये हटा दूं। अगर मेरे को देखना है 13 की पावर 1/3 तो कैसे निकाले बेटा? इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, 1 + nx वाला। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, देखो 13 की पावर 1/3, मुझे ये देखना है कि मेरे को कितना पता है। तो 13 की पावर 1/3 अगर मैं करता हूं तो एग्जैक्ट कहां तक पता है मेरे को? 8 का पता है, 2 × 4 4 × 8। 8 के बाद 9 का भी नहीं पता, 10 11 12 किसी का नहीं पता, तो 8 तक पता है ना, 8 तक आप आ जाओ। इसको अपन लिखेंगे 8 + 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब 8 की पावर 1/3 मतलब 8 यहाँ पे बाहर आएगा, 8 की पावर 1/3, 1 + 5/8 की पावर कितना आ गया? बात समझ आ गई? और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 8 की पावर 1/3 की वैल्यू हो गई 2,
और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस nx हो जाएगा, क्योंकि ये x जो है वो 1 से कम है। x क्या है 1 से कम है, तो 1 प्लस nx लग जाएगा, तो 1 प्लस 1/3 इंटू 5/8 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5/8 है थोड़ी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 29 डिवाइड बाय 24, ये कितना हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 50 2.4 2.4 12 48 20 12 इतना कुछ आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, इतना ही है। अप्रोक्सीमेट आंसर आपको बहुत रिक्वायर्ड होते हैं कई बार कैलकुलेशंस में, तो दैट्स व्हाई ये एक शॉर्ट तरीका है जिसमें आप पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 17 की पावर 1/4 निकालना है, निकाल 17 की पावर 1/4 करना चाहिए। है ना, कितना आ रहा है लगभग 4.06। आपका कुछ नहीं आया 2.03 और 2.03 आपका बेटा। चलिए करूं क्या, देखो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 की पावर 1/4 कर सकते हैं, क्योंकि हमको 16 का पता है, तो 16 की पावर 1/4 12 आ जाएगा। 1 प्लस 1/16 की पावर कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 1/4 इंटू 1/16 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/64, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 65 अपॉन कितना हो जाएगा 64, कैंसिल हो जाएगा ये 32, ये हो गया 2.10, तो ये कितना हो जाएगा 100 तो 0 और फिर इसका 3 या 3 बार ये है, आ गया। उसकी हेल्प कर दिया करो, कर दी सर, कर दी, हो गया ठीक है। तो ये कर लिया करोगे आप इसमें कोई इशू तो नहीं है, ये आप सवाल लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपको बनानी आती है, y = mx + c, m क्या होती है स्लोप होती है, y = mx + c लाइन होती है। अगर इसको ड्रॉ करना है अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा बेसिकली क्या लिखा, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा x/a + y/b = 1। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा तेजी से बताता हूँ इसे, देखिए क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, है ना। पहला स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा बता रहा हूँ, y = mx + c, इसमें m जो होती है इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये निकालते कैसे हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको लेना है तो y2 - y1 x2 - x1 से निकाला जाता है ना। और इसको दूसरे फॉर्मेट से भी ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x/a + y/b = 1, x/a + y/b = 1। इसमें x पे इंटरसेप्ट होता है a,
y पे होता है p। तो ये हो गया x एक्सिस पे, ये हो गया y एक्सिस पे, ये इंटरसेप्ट हो गया। x पे कितना इंटरसेप्ट है a, y पे कितना है, समझ गए? तो ये इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसे क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, इसको बोलेंगे 0, b। ये कोई भी कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, इसको लिखा जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या बता रहा है आपका, इसको बोलते हैं एब्सिसा। दूसरा जो होता है ये होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो ये ऑर्डिनेट होता है। यहां तक बात क्लियर है? अगर कोई भी लाइन है, जैसे मान लेते हैं कोई लाइन बना रखी है आपने ये, तो इसका हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, और ये थीटा जो हो जाएगा, ये थीटा इंक्लिनेशन बोला जाता है, इसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। और जो टेन थीटा होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, स्लोप होता है। तो टेन थीटा बेसिकली स्लोप होता है। फिजिक्स के लिए जितनी मैथ रिक्वायर्ड है वो मोर देन इनफ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और ये अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो पूरी फिजिक्स स्ट्रांग रहेगी, बीच में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लिख सकते हो, लिख लो। हो गया, हटा दूं? सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं देखूं क्या है, बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर x1 y1 होता है, ये क्या होता है x2 y2, और यहाँ पे कोई तीसरा कोऑर्डिनेट है x3, y3, तो ये बेसिकली m रेशियो एंड में काट देता है, m रेशियो एंड। तो यहाँ पे देखो x3, y3 कितना हो जाएगा, m into x2 plus n into x1 divided by कॉमा, दूसरा क्या है m into y2 plus n into y1 upon m। ये हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बेसिक पता ही होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, d1 ये डिस्टेंस हो गया d2, तो d1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और d2 निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक ही। अच्छा,
लाइंस का देख लेते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। अगर मान लेते एक लाइन m1 स्लोप की है, दूसरी लाइन m2 स्लोप की है, तो दोनों की जो स्लोप होंगी वो बराबर होगी, m1 m2 बराबर। ठीक है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा? माइनस। तो m1 इंटू m2 कितना होता है? -1। तीसरा, ये नोट कर लीजिए पहले। इन दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है, m1 m2 दोनों स्लोप दे रखी है, तो क्या करेंगे? इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है और आपको स्लोप दे रखी है दोनों लाइंस की, तो कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर मान लेते एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये m1 है, ये m2 स्लोप है, और दोनों के बीच में एंगल निकालना है, मान लेते ये एंगल थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे? tan थीटा कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस समझ गए? एंगल बिटवीन द लाइन समझ में आ गया? ये लाइंस के बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन कैसे निकालेंगे? मान लेते ये पॉइंट है, मान लेते ये x1, y1, z1, और एक आपको लाइन दे रखी है, मान लेते ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कैसे निकालेंगे? तो ये जो डिस्टेंस होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको स्ट्रेट लाइन से पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। Z1 में कोई काम नहीं, Z1 नहीं, मतलब 2D में है। 2D में। ठीक है, 3D के लिए तो फिर स्क्यू लाइंस हो जाएंगी, तो वो और चक्कर हो जाएगा। समझिए, 2D तक संभाल लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सर्कल पता होगा, सर्कल थोड़ा बहुत पता ही होगा कि सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट रखा जाए और उस पॉइंट को घुमा दिया जाए तो बेसिकली क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। इसका सेंटर जो है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। रेडियस जो है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। इतनी कहानी आपको पता है ना? तो ये आपको कहानी पता होनी चाहिए सर्कल की। सर्कल शिफ्ट हो जाता है, ऐसे जैसे अभी ये लाइन शिफ्ट हो गई थी वैसे ही शिफ्ट हो जाता है, सर्कल भी शिफ्ट हो जाता है ना? एक्स और वाई के हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। तो एक्स माइनस ए वाई माइनस ए करेंगे तो उतना ही शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में। ठीक है, ये बात क्लियर है? देन अब एलिप्स का देख लेते हैं थोड़ा सा।
एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो बेसिकली लेंथ से पता चलेगी। अगर मान लेते हैं a बड़ा है तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर में a वाला जो है एक्सिस वो मेजर एक्सिस हो जाएगी, बाकी जो होगी माइनर एक्सिस। और अगर मान लेते हैं मैं बात करता हूँ एलिप्स की, तो उसकी एक इसेंट्रिसिटी होती है e, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, है ना। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। e की वैल्यू 1 से कम होती है, हाइपरबोला के लिए ज्यादा होती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो चल जाएगा अपना काम। और जो फोकस होता है वो माइनस ए कॉमा 0 और प्लस ए कॉमा 0 होता है ना। ये बात समझ में आती है आपको। नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है आपका कि भाई एलिप्स का सर्कमफेरेंस कितना होता है और एलिप्स का एरिया कितना होता है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें काम आती हैं कई बार। x का एरिया तो इंटीग्रेशन नहीं, कोई ज़्यादा इंडिकेशन नहीं लगाने की ज़रूरत है, सिंपल ही निकल जाएगा। थोड़ा सा एलिप्स बता दे रहा हूँ मैं। एलिप्स जो होता है उसकी इक्वेशन जनरल इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। इसमें b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होता है, जहाँ पे e जो होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है। और इसका जो फोकस है वो होता है, डिपेंड करेगा माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0। बेसिकली जो एलिप्स होता है उसके लिए अगर अपन देखें तो ये इस तरीके से एलिप्स हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे ये फोकस होता है माइनस ए कॉमा 0 और ये क्या होता है प्लस ए कॉमा 0। तो जो फोकस हो गया वो f1 हो गया, यहाँ पे f2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट p x, y कंसीडर करता हूँ, p x, y, तो बेसिकली ये जो होगा ये आपका इसका जो लोकई होगा वो बेसिकली क्या बनाएगा, एलिप्स बनाएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो डिस्टेंस होता है d1 प्लस d2 ये कांस्टेंट होता है, तभी एलिप्स बन सकता है। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो दैट एरिया इज इक्वल टू, एरिया जो होता है पाई ए बी। सर्कल के लिए जैसे रेडियस आर सेम हो गया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और ऐसी सर्कमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है, होता है पाई अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब जैसे इसको अगर मैं सर्कल के लिए देखूं, फॉर सर्कल स्पेशल केस के लिए, फॉर सर्कल विच इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ए और बी बराबर हो गए और ये रेडियस के बराबर है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर और r स्क्वायर एक ही चीज है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया भी आप देख लीजिए, एरिया कितना होता है पाई इंटू r पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा पाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये स्क्वायर आएगा सर, और फिर y स्क्वायर अपॉन तो ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो ठीक है, बात तो वही, ठीक है। मैं आर को लेके आना चाह रहा हूँ, समझ गए, बाकी कह रहा था हाँ समझ गए। इधर y के नीचे आपने अभी स्क्वायर लगाया ना, वहाँ पे a था, यही है वहाँ। हाँ, तो मैंने बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया ना तुरंत, क्योंकि एक्स और वाई बराबर है। सर आपने अभी ये लिखा था, आपने बोला कि स्क्वायर आएगा ये चीज। अच्छा स्क्वायर, अभी ठीक है, चलो ठीक है। अब ये देखिए 2 पाई आर क्लियर है। तो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ये नोट कर लो फटाफट से। सर्कल एलिप्स दोनों का एक मैंने शॉर्ट बता दिया है। हाइपरबोला आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, क्योंकि v और
कई बार 1/x² का ग्राफ बनता है, कई बार 1/x का ग्राफ बनता है। चल याद हो आपको, पोटेंशियल लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 1/x का बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो 1/x² का बनता है। तो 1/x और 1/x² दोनों के ग्राफ पता होने चाहिए। हाँ हो गया। देखिए अगला देखिए, ये समझ में आ गया सर्कमफ्रेंस एरिया, ये पूरा क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो ये बेसिकली x × y = कांस्टेंट है ना, x × y = कांस्टेंट होगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये होगी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस। तो या तो देखो मान लेते ये पॉजिटिव है, समथिंग कुछ पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव होना है तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए। दोनों केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव बनेगा। +2 × +2 भी 4 होगा और -2 × -2 भी क्या होगा, 4 होगा। -3 × -2 क्या होगा, -3 × -2 6 हो जाएगा और +3 × +2 भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगा, दूसरे और चौथे में नहीं बन सकता है। समझ में आई बात? तो अगर मैं x × y कांस्टेंट करता हूं तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा x × y कांस्टेंट। समझे? ये फर्स्ट और सॉरी ये वाला फर्स्ट हो गया, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड और फोर्थ में नहीं बन सकता। क्लियर है? अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब x × y इज पॉजिटिव, ये भी क्या है, x × y इज पॉजिटिव। समझ में आई बात? अगर मैंने x² y बनाया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, सोच के बताओ। मैंने बोला x² × y पॉजिटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? क्या ये x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे वैल्यू देगा? और अगर ये इनटू प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब x² से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x² हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो y अगर नेगेटिव है तो चलेगा नहीं, सेकंड पार्ट में तो ये y नेगेटिव नहीं चल सकता, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो y पॉजिटिव कब होगा, y पॉजिटिव होगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में x की नेगेटिव हो जाए y की पॉजिटिव हो जाए तब भी चलेगा। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा x² वाला। समझ में आई बात? दोबारा बोल रहा हूँ, x² × y अगर पॉजिटिव है तो x² तो हमेशा ही पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मतलब कि इधर और उधर दोनों चलेगा। और y केवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, थर्ड और फोर्थ में नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि x नेगेटिव पे भी पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव आएगा, और y तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रह सकता। समझ गए? यस।
तो बेसिकली जब कर्व बनाएंगे इसका तो कर्व ऐसे बन जाएगा जब एक्स स्क्वायर वाई का होगा तो एक्स स्क्वायर वाई का कौन सा बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई का बताओ, हाँ बताओ, एक्स स्क्वायर वाई का किधर जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, समझ गए? ये इधर नहीं जाएगा, ये दोनों एसिम्प्टोट हो जाएंगे, एसिम्प्टोट्स ए एस वाई एम पी टी ओ टी ई एस, एसिम्प्टोट्स, समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये किस लाइन की तरफ टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लाइन को टच नहीं कर रहा है, वो लाइंस हैं जिन लाइन के अलोंग ये बढ़ता चला जा रहा है। मैथ्स में और बताएंगे ढंग से कि एसिम्प्टोट्स क्या है, बेसिकली लाइंस हैं जिसकी तरफ ये ग्राफ एक्सटेंड होता चला जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है, ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता, केवल क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये अगर अपन देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल इज ग्रेटर देन 0 वाला, इधर भी ग्रेटर देन 0 वाला। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये कर्व हो गया y, मतलब अगर मैं लिखता तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर का है, ये तो मतलब है। और ये किसका है कर्व, ये अगर मैं लिखता x y इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इसका मतलब ये किसका कर्व है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय x का कर्व है। लेकिन पता कैसे करें कि ये कौन से का कौन सा है? तो वो थोड़ा सा कर्व का नेचर, कर्व आप बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन कट तो एक पॉइंट पे करेंगे, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पे कट करेंगे, मतलब ये कट करेंगे, कहीं ना कहीं कट करेंगे। लेकिन एक कर्व जो है, जैसे अगर मैं दोनों कर्व एक ही पे बनाना चाहूं, ये हो गया x, ये हो गया y, है ना? अब मैं एक कर्व बना दूं ये वाला और मैं एक कर्व बना दूं ये वाला, थोड़ा सा मतलब ऐसे करके, ये ऐसे नीचे, बताओ कौन सा कर्व 1/x का है, कौन सा कर्व 1/x स्क्वायर का है? ब्लू वाला 1/x का और ब्लैक वाला ये वाला किसका है? ब्लू वाला, हाँ ब्लू वाला कह रहा हूँ, 1/x का। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर पे और ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी, 1/x स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी, और 1/x करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बड़ी हुई होगी। तो ये कर्व जो होगा किसका होगा, y इज इक्वल टू 1/x का हो सकता है, ये वाला किसका हो सकता है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का होगा। ये तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वो वाली कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये यूज आता है, इसलिए मैंने यही बता दिया, समझ गए? इसकी मैथमेटिक्स यही बता दी, समझ गए? पहले इसको नोट कर लो। एक लास्ट और डिस्कस करूंगा, पैराबोला। मेरा मकसद पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का नहीं है, मतलब एक, लेकिन जितनी मुझे काम आएगी वो पूरी पहले बता दे रहा हूँ, और आपके में थोड़ा सा स्पीड तेज ही रखूंगा मैं, तो 2-2 लेक्चर कवर कर दूंगा। कल वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वेक्टर एडिशन तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, जैसे फास्ट चल रहा है, लेकिन आप कवर कर लोगे, कर लिए इसी स्पीड पे आगे पहले से पढ़ के आओ और क्लास में ढंग से लिखते रहो, और नहीं है तुरंत पूछो सर ये ऐसे कैसे, और ये भी बैठे हैं इनसे पूछते चलो साथ साथ। क्या है कि स्पीड बढ़ गई तो वो आपको फिर बहुत काम आएगी, और अभी क्या है, अगर आप सोचे कि नहीं यार पूरा एकदम पढ़ लें, वहाँ आपको लगेगा यार क्या यार धीमे धीमे चल रही है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पे बैठना, है ना?
करेगा, एक साल में 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर देंगे ना मुझे, इसलिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ा। ठीक है, मैं कंटेंट कुछ नहीं छोड़ूंगा, और इस क्लास में मैं सबसे बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया टॉपिक बता दूंगा, सारे जितने बढ़िया टॉपिक होंगे, जितने बढ़िया क्वेश्चन होंगे, बड़े से बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये मैंने अभी तक किसी क्लास में नहीं कराया, आज मैं करा दिया। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वो यहाँ ही कराऊंगा मैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि भैया जो झेल पाएगा उसको कराना है, ज़्यादा सबके सामने नहीं सब कुछ बता सकते। ठीक है, आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा घर पे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं घर जाके सो गए, पढ़ लेना। हो गया। नेक्स्ट है देखो y = ax² + bx + c का कर्व। एक पैराबोला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कई बार यूज में आता है। क्या डालूं पूरा? मैथ्स में आपका क्या चल रहा है? बायोलॉजी बेटी चल रहा है। अच्छा, तो वहाँ तो पूरा डेप्थ में पढ़ाते हैं, 2 की पावर है, 2 वो सब कुछ आता है कि x में 1 1 1 1 डाल दिया, x ये 2 डाल दी, वो डिपेंडिंग अपॉन इक्वेशन ऐसे चलता है, खतरनाक सा है वो, मेरे लायक नहीं है वो, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पैराबोला, थोड़ा सा पैराबोला डिस्कस करते हैं। पैराबोला जो होता है वो y = ax² + bx + c है। इससे बताया जाता है y = ax² + bx + c। अब इसमें d होता है, d होता है b² - 4ac, आपको पता ही है ना। और इस पैराबोला की जो वर्टेक्स होती है वो -b/2a और -d/4a ये होती है। -b/2a -d/4a। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d = 0 है तो अल्फा बीटा इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर मान लेते हैं d < 0 है तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, रूट ही नहीं मिलेंगे। बात समझ आई? तो अब जैसे मान लेते हैं मेरे को कोई कर्व बनाना है, तो मैं कर्व कैसे बनाऊंगा? अगर a इसका पॉजिटिव है तो ये कर्व ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब वो ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो जाए, है ना, इधर टच करें, और या फिर क्या हो सकता है वो ऐसे हवा में भी जा सकता है। जब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे कट कर रहा है, अल्फा बीटा को मिल रहे हैं आपको, तो ये जो होगा ये -b/2a भी हो जाएगा, -d/4a भी हो जाएगा, ये आपको समझ में आता ही है। तो यहाँ पे बेसिकली d > 0 होगा। ठीक है, इधर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, d = 0 होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे d < 0 हो जाएगा, इसलिए कर्व पूरा ही ऊपर आएगा, इसका -b/2a और -d/4a। तो ये कर्व कई बार बनाने को पड़ते हैं, फिर उसके बाद अपन को टेंजेंट वेंजेंट खींच खाच के कई पार्टिकल को घुमा देते हैं पैराबोला पे, तो वो फिर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले नोट कर लो, और फिर मुझे एक कर्व बना के दिखाओ। y = x² + x + 1, दूसरा y = x² + 3x + 2, y = x² + 2x + 1। ये 3 पैराबोला आपको बनाने हैं। बाकी आपको पता होगा y² = 4ax अगर मेरे को बनाना होता है,
तो ये कर्व ऐसे बनेगा, other side. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये है। यस अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax करता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर मैं x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay लिखता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं ऊपर की साइड करता हूँ तो बेसिकली ये कौन सा हो जाएगा? Square is equal to 4a. आ गया, समझ गए? तो ये बनाइए जल्दी से। ये अपना मैथमेटिकल टूल पूरा ओवर हो गया। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद खत्म। कल वेक्टर चालू, वेक्टर में वेक्टर एडिशन तक खींच देंगे। ये वाला जो होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 इंटू ac लेस देन 0 होगा। ये कर्व पूरा ऊपर जाएगा। अब क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड्स वाला है 1 पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स हो गया, तो ये कर्व पूरा ऊपर जाएगा। और अगर मैं इसका मिनिमम पॉइंट की बात करूं तो माइनस b बाई 2 के हिसाब से देखो माइनस 1 बाई 2 कॉमा कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है? इसका अगर 314 आया हाँ तो माइनस 3 बाई 4 ये आ जाएगा, माइनस 3 बाई 4 है। और इधर कितना आ जा रहा है? माइनस 1 बाई 2। तो ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व बनेगा पहले वाले का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? ये बन जाएगा, ये हो आ गया। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 बाई 4 कॉमा कितना आ रहा है ये? माइनस 1 बाई 2 आ रहा है ना, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस डी कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 बाई सर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। हाँ 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 माइन ये किधर जाएगा? ये जाएगा आपका ऐसे और ये कहीं ऐसे होगा इधर। अगर आप दोनों को नेगेटिव माइनस b बाई 2 है प्लस b बाई 4 होता है एक बार। ये मैं ये कह रहा हूँ माइनस डी अपॉन 4 तो आएगा ही नहीं सर। डी जो इमेजिनरी आ रहा है तो डी कैसे आ जाएगा? हाँ ये क्यों बने? है थर्ड में नहीं बनेगा। इसका वर्टेक्स चेक कर लीजिए आप, माइनस b बाई 2a डी अंडर रूट बी इसका माइनस 4ac होता है ना, वो तो इमेजिनरी बाहर निकलेगा तो डी पॉइंट कहाँ से आएगा? सही है। माइनस b बाई 2a और d बाई 4a होता है सर, प्लस d बाई 4a इसका कुछ और होता है। ये प्लस d बाई 4a होता है, तभी ये ऊपर जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये कितना हो जाएगा आप चेक कर लो बोले। ये कभी है 0 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 पे 1 आएगा, ये है ना, 0 पे 1 आएगा ना। तो ये कर्व जो है वो ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके ये कुछ ऐसे जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई 2 कॉमा 3 बाई 4। ये प्लस होना चाहिए, इस करेक्ट कर देना। इसका देखो, इसका कितना बनेगा? कहाँ से आ गया सर? है कहाँ से आ गया? डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4। तो अंडर रूट में होता है ना, माइनस तो हाँ तो माइनस d बाई 4a करेंगे ना, तो नहीं अंडर रूट में नहीं होता है, d जो होता है केवल b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ सर ये यस सर तो ये माइनस ही होगा, ये हाँ तो माइनस आएगा। माइनस ही आएगा।
तभी सेकंड पार्ट में जाएगा हाँ plus तो one। सेकंड ठीक है फालतू में कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे y is equal to x square plus 3x plus 2 कितना हो गया y is equal to x square plus 2x plus x plus 2 कितना हो गया ये x plus 2 1x plus 2 x plus 1 x plus 2 कौन से में जाएगा ये जाएगा आपका ये वहां पे जाएगा -1 -2 पे है ना ये -2 -1 इधर जाएगा ये ऐसे Yes, sir। और y is equal to x square plus 2x plus 1 कैसे जाएगा ये -1 पे आएगा ये -1 पे x plus 1 का होल स्क्वायर तो माइनस -1 है पे यस सर ये हो गया y equal to x square plus 2x ठीक है यस सर तो ये हो गया आपका पूरा मैथमेटिकल टूल्स नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स कल ठीक है समझ में आ गया पूरा ये जितना था ये मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको 2 दिन में 3 दिन में कवर कर दिया आपको